बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नाज़रीन, इस वक्त जो पाकिस्तान के अवाम को इंतज़ार है वो वफाकी बजट का इंतज़ार है, और सही मानों में है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से टैक्सेस में इजाफ़ा है, जिस तरह से पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफ़ा, और उससे आम आदमी की ज़िंदगी पे जो फ़र्क पड़ा है, जितना उसके ज़िंदगी को जिसे कहना चाहिए मुश्किलात का सामना है, अब एक हमेशा की तरह एक उम्मीद ज़रूर है कि शायद आने वाले बजट के अंदर कोई अच्छी चीज़ें जो हैं वो आवाम के लिए आएँ। क्या अच्छी चीज़ें होंगी, इसके हवाले से हमने बात करना है, या मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा, इसके बारे में आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के बीच पिछले कुछ दिनों से ये रिफ्ट जारी थी। कुछ मुतालबात का एक दूसरे के साथ बात हो रही थी, कुछ कागज़ पकड़ाए जा रहे थे, कुछ कागज़ जो है वो लिए जा रहे थे कि इसमें ये मुतालबा पूरा कर दिया जाए। IMF के मुतालबात अपनी जगह पे हैं। वफाकी हुकूमत को जो बजट बनाना है उसके अंदर अब इत्तेहादियों को किस हद तक शामिल किया गया है, और ख़ास करके 3 मुतालबात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि कह रही थी कल तक कि पेंशनों में इजाफा किया जाए, तनख्वाहों में सरकारी मुलाजमीन के इजाफा किया जाए, और इसी तरह से जो कौमी मालियाती कमीशन है उसके हवाले से भी, या जो तरक्याती फ़ंड्स हैं या PSDP है उसके हवाले से भी एतराज़ात मौजूद थे। लेकिन कल जो इजलास हुआ है उसके अंदर पहले बिलावल साहब की शहबाज साहब से मुलाकात हुई है, प्राइम मिनिस्टर से, फिर प्राइम मिनिस्टर की और प्रेसिडेंट की मुलाकात हुई, और अब कहा जा रहा है कि आज नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब की और सदर मुमलिकत की मुलाकात है। अब उसमें क्या तय पाया है, किन किन बातों पर इत्तफाक हुआ है, क्योंकि इस बीच गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात भी थे और उन इंतखाबात के नताइज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हक में आए। कहाँ तक ये मामला तय पाए हैं और इसका उनसे क्या ताल्लुक हो सकता है, इसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। ये याद रहे कि इस वक्त जो सूबों के साथ मुतालबा रखा गया उनके सामने वो ये है कि जो उनका मालियाती कमीशन है उसमें से उसके जो डिविजनल पूल है उसमें से पैसे कम करके वफाक को दिए जाएं, जो कि रकम बताई जा रही है कि 1200 से 1700 अरब रुपए के करीब बनती है, जो कि वफाक को चाहिए। अब इसके अंदर बिस्प शामिल है या नहीं है, सूबे इसके लिए रजामंद है या नहीं है, क्या तय पाया है क्या नहीं, इसके ऊपर हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और साथ ही साथ ये भी कि तनख्वाहदार तबका जो है क्या उसके ऊपर टैक्सों का मजीद निफाज किया जाएगा। एक नई ताजरों के लिए स्कीम आई है जिसमें कि जो सालाना 20 करोड़ कमाने वाले हैं उनके हवाले से एक मखसूस रकम, जो कि अब से कुछ अर्सा पहले उस पर फैसला हुआ था मगर फिर वो वापस लिया गया था, उसका क्या फ़ायदा है, वो कितना सूदबंद होगा। बहुत सारे मौज़ूआत हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज राना साहब, द वन एंड ओनली, और इनकी ख़बरें आप पढ़ते हैं। मेरा ख्याल है जो बातें मुख्तलिफ वज़रा को नहीं पता होती वो शहबाज को पता होती है, तो बहुत शुक्रिया शहबाज, आप हमारे प्रोग्राम पे। मिफ्ता इस्माइल साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना, सेक्रेटरी जनरल अवाम पाकिस्तान जमात के, सियासी जमात के, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमें सलीम मांडवी वाला साहब ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, मौजूदा जो कमेटी है फाइनेंस की उसके सरबराह, और साथ ही साथ साबिक वज़ीर ख़जाना भी। तो बहुत शुक्रिया सलीम भाई आपका भी, आपने भी वक्त दिया। सबसे पहले शहबाज आपके पास जाते हैं। झगड़ा, पहले तो ये खबर के मामला तय पा गए पीपल्स पार्टी और PMLN के बीच, और मुतालबात क्या थे, किस हद तक पूरे हुए, अवाम को क्या मिला? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका फॉर योर काइंड वर्ड्स एज वेल। 2-3 बुनियादी चीज़ें, झगड़ा कोई नहीं है। अच्छा, बुनियादी तौर पर ये असूल तय होना है कि इस वक्त जो वफाक के पास पैसा बचता है, सूबों को उनका हिस्सा आइनी तौर पर देने के बाद वो वफाक के बकौल वो काफ़ी नहीं है कि उससे जो पाकिस्तान के जो अहम अखराजात हैं उसको पूरा किया जाए, तो सूबे जो हैं वो दिल बड़ा करें और अपना जो हिस्सा है उसमें से वफाक को हिस्सा दें। तो ये एक मुतालबा है। इस पे आपको पता है कि जब भी इस तरह की बात होती है तो फिर जो पार्टी जो रिसीव कर रही होती है, जो सूबा उन पैसों का सही हकदार आइनी तौर पर, वो इसको रजिस्ट करता है, और इस केस में भी यही हुआ। लेकिन एक जो चीज़ पॉजिटिव रही है इस सारे अरसा में कि किसी ने ये नहीं कहा कि हम लेके छोड़ेंगे और किसी ने ये नहीं कहा कि हम बिल्कुल नहीं देंगे। बात ये हो रही थी कि क्या ये मुतालबा जायज़ है, अगर जायज़ है, अगर आपकी ज़रूरियात जायज़ हैं तो किस हद तक सूबे दे सकते हैं, और सूबे अगर देते हैं
تو کیا یہ ون آف ہوگا, ایک ہی دفعہ دیں گے, یا پھر ایک پرماننٹ ایک ریت پڑ جائے گی کہ وفاق اپنے ٹیکسز اکٹھا نہیں کر سکتا, اخراجات تو بڑھنے ہیں, دفاع کے اوپر بھی بڑھنے ہیں, باقی جگہوں پہ بھی بڑھنے ہیں, آپ نے ڈیمز بھی بنانے ہیں, تو پھر ہر سال پھر آپ صوبے کے دروازے پہ پہنچ جائیں, جس طرح ہم ہر سال IMF کے دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں. تو صوبے وہ چیز نہیں چاہتے. تو اب جو بھی بات ہوگی وہ اس چیز کے درمیان ہوگی. فار ایگزامپل اگر 1700 ارب روپے کا مطالبہ پہلے رکھا گیا, اور کیسے لینا ہے, جو سب سے اہم بات ہے وہ 1700 نہیں ہے, سب سے اہم بات یہ ہے کہ 1700 ارب ہے, 1200 ارب ہے, یا جو بھی ایک نمبر طے ہوتا ہے وہ لینا کیسے اور دینا کیسے ہے. یہ ساری ڈیبیٹ ہے جو اس وقت ہو رہی ہے, اور اسی کے اوپر ساری بات ہو رہی ہے. اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ عوام کو کیا ملے گا, یہ جو پیسہ لیا جا رہا ہے نا, یہ لارجلی آپ کے جو اسٹریٹجک انیشیٹوز ہیں, جس میں ڈیمز ہیں, آپ کے مشرقی بارڈرز کے اوپر صورتحال ٹھیک نہیں ہے, مغربی بارڈرز کے اوپر صورتحال ٹھیک نہیں ہے, اس سے ریلیٹڈ زیادہ ہے. اور اس میں حکومت کی یہ خواہش ضرور ہے, وفاقی حکومت کی, اگر صوبے دے ہی رہے ہیں تو کچھ زیادہ دے دیں, تاکہ کچھ جگہوں پہ جہاں پہ حکومت ٹیکس میں ریلیف دینا چاہ رہی ہے, نہیں دے سکتی, IMF کے پروگرام میں رہتے ہو, تو کچھ ان کو بھی ہو جائے. تو یہ ساری جو گیم ہے, جو ڈسکشنز ہے, جو سیاسی بات چیت ہو رہی ہے, اسی زاویے کے اندر ہو رہی ہے. ابھی مفتاح بھائی میں آپ کے پاس آتی ہوں, پہلے میں سلیم بھائی سے پوچھ لوں. سلیم صاحب, یہ جو ایک پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ تنخواہوں میں اضافہ ہوگا اور 50% کا مطالبہ کیا گیا تھا, پھر اسی طرح سے یہ جو ڈویژنل پول ہے جس کے اوپر پیپلز پارٹی اعتراض کر رہی تھی, 2 دن میں جو میٹنگز ہوئی ہیں, تو کیا لگ رہا ہے پیپلز پارٹی اپنے مطالبات پورے کروا پائی ہے؟ پہلے تو آسما ہمارا کوئی مطالبہ اس ٹائپ کا تھا ہی نہیں. آئی ڈونٹ نو ویئر دس مطالبہ از کمنگ فرام. نہ اس قسم کا کوئی مطالبہ کیا ہے. مے بی آن دیئر اون کوئی پارٹی ممبرز مطالبہ رہے ہوں, بٹ آن لیڈرشپ لیول اس قسم کا کوئی مطالبہ گورنمنٹ کو ہم نے پیش نہیں کیا. نمبر 1. نمبر 2, جو شہباز رانا کہہ رہا ہے وہ بات یہ کافی حد تک صحیح کر رہے ہیں کہ مسئلہ تھا ہاؤ ٹو مینیج ود دس نیو ریکوائرمنٹ, اور اس کو ہم کیسے مینیج کریں گے, کیا صوبے کریں گے, کیا وفاق کریں گے. اس دفعہ یہ چیلنج تھا اور کوئی چیلنج نہیں تھا, اور نہ کوئی ڈس ایگریمنٹ تھا, نہ کوئی کسی قسم کا ڈسپیوٹ تھا. تو دس واز دا مین پرابلم دس ٹائم. اور دوسرا ایک اور پرابلم یہ رہا کہ میٹنگز جو ہماری ہو جاتی تھیں پہلے ویل ان ایڈوانس گورنمنٹ کے ساتھ بجٹ کے اوپر, وہ اس دفعہ پرائم منسٹر کے نہ ہونے سے, پریزیڈنٹ کے نہ ہونے سے, GB کے الیکشن, AJ کے, مطلب ویریس چیزیں اس کو ڈیلے کرتی رہی. اینڈ دیٹ از دا ریزن دا بجٹ گاٹ ڈیلیڈ. نہیں تو یہ چیزیں پہلے ریزالو ہو جاتی ہیں ٹائملی, اور بجٹ بھی ٹائم پہ آ جاتا. تو قومی اقتصادی جو کمیٹی کا اجلاس تھا وہ بھی اسی لیے نہیں ہو پایا. 2 دفعہ کہا گیا ہے کہ اس کو مؤخر کیا گیا. سلیم صاحب, نہیں, اس میں مسئلہ یہ تھا نا, پریزیڈنٹ صاحب کراچی میں تھے, پھر یہ تھا کہ جی پرائم منسٹر صاحب تھے نہیں یہاں, تو وہ کوارڈینیشن دونوں کا ایک جگہ ہونا, ملنا, یہ ساری چیزیں ڈیلے ہوتی رہیں. بیچ میں ڈار صاحب بھی مل رہے تھے اور ڈسکشن کر رہے تھے. ہماری جو ٹیم تھی وہ ان سے مل رہی تھی, ہاؤ ٹو ریزالو دس پرابلم اینڈ واٹ ول بی دا نیو working between the provinces and the federal government. So it was basically the time required to deliberate, to discuss, to see. اس میں PSDP بھی تھا, اس میں خرچے بھی تھے, اس میں گرانٹس بھی تھیں, اس میں ہر چیز کو ایڈریس کرنا تھا اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو اس میں ٹائم لگ گیا زیادہ, اور پھر ان دی اینڈ لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھنا تھا اور ان سے ایک ایک چیز ایگری کرانی تھی اور ڈیسائیڈ کروانی تھی. تو یہ بیسکلی ریزنز تھے. تو اب یہ طے ہو گیا کہ صوبوں سے جو ہے وہ ڈویژنل پول میں رقم آ جائے گی, صوبے راضی ہو گئے ہیں اس کے اوپر, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہی ناراضگی نہیں تھی, صرف یہ کہ بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا, تو اب وہ طے پا گیا معاملہ؟ جی, اب کافی حد تک یسٹرڈے اونلی لاسٹ نائٹ یہ چیزیں ساری طے پا گئی ہیں, اور ناؤ آئی تھنک ڈے آفٹر ٹمورو دا بجٹ شوڈ بی لیڈ ان دا پارلیمنٹ. اچھا, اور اس میں وہ جو 1200 سے 1700 ارب روپے کا معاملہ تھا وہ بھی طے ہو گیا ہے؟ جی. اور صوبے اب دیں گے اپنی جتنی بھی ڈویژنل پول کے اندر رقم ہے وہ اب دیں گے وفاق کو. دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ انڈر آرٹیکل 164 آف دی کانسٹیٹیوشن both federal government and the provinces can work together as far as their commitments are concerned. Federal government can help the provinces and the provinces can help the federal government.
on a mutual agreement. تو بیسیکلی کوئی ایسی کوئی ایشو نہیں ہے, لیگل ایشو نہیں ہے کہ پروونسز اینڈ فیڈرل گورنمنٹ کی ناٹ ورک ٹوگیدر. اچھا, یعنی کوئی اس کے اندر کوئی لیگل ریکوائرمنٹ موجود نہیں ہے, صرف اگر صوبے اگری کر گئے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, پھر تو سب طے ہو جائے گا. آپ کا کہنا ہے. اور دیکھیں جو ایشوز ہیں نا, جو ایشوز ہیں وہ ایسے ہیں, کچھ اسٹریٹجک ہیں, موسٹلی اسٹریٹجک ہیں, تو ان کے لیے اگر نہ ایگری کریں تو بھی پرابلم ہے. تو اگر آپ بیکاز آئی مین فیڈرل گورنمنٹ اینڈ پروونسز ورک ہینڈ ان ہینڈ نا, تو ان کے بھی وہی ایشوز ہیں, ہمارے بھی وہی ایشوز ہیں. اگر ہم ان ایشوز کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کام نہیں کریں گے تو نقصان تو ان دی اینڈ ہمارا ہی ہے. درست. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ کیا, یہ تو بڑی زبردست بات کی. ظاہر ہے سلیم بھائی نے انہوں نے کہا جی ڈفرینسز نہیں تھے, کچھ چیزیں طے ہونی تھی وہ ہو گئی. اس کا مطلب ہے این ایف سی کے اندر اب معاملہ جو ہے وہ حل ہو گیا, صوبے دیں گے پیسے؟ نہیں, دو تین اس میں باتیں. ایک تو اچھا ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہے کہ کا مسئلہ کبھی بھی نہیں تھا. اچھا, یہ غلط کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک, میڈیا میں پورٹرے کیا جا رہا تھا کہ جی این ایف سی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ یہ تھا کہ جو نیا چیلنج کھڑا ہے ہمارے لیے, اس کو صوبے اور فیڈرل گورنمنٹ کیسے ایڈریس کریں گے. دس واز دا چیلنج. ٹھیک جی. تو دو تین باتیں تھیں. ایک تو یہ کہ این ایف سی تو میرے خیال سے 4-5 مہینے پہلے کمیشن واپس فارم کیا تھا پرائم منسٹر صاحب نے, میٹنگ ہوئی, اس کے بعد ٹیکنیکل میٹنگز ہوئیں, ورکنگ گروپس بنے, لیکن اس کے بعد پھر نہ ہو گیا, اور اسینشلی پیپلز پارٹی نے منع کر دیا کہ ہم این ایف سی میں تبدیلی کے آپ کے ساتھ نہیں دیں گے. این ایف سی کے جو آپ کا ایوارڈ تھا وہ 5 سال کے لیے ہوتا ہے, اس کو آج 15 سال ہو گئے, 16 سال ہو گئے, لیکن 18ویں ترمیم میں ایک قدغن لگی ہے کہ آپ صوبے کے حصے بڑھا سکتے ہیں, اس کا حصہ کم نہیں کر سکتے. تو آپ کو ترمیم بھی لانی پڑتی. تو اگر این ایف سی میں جو بھی فیصلہ ہوگا پھر آپ کو ایک مرتبہ اسمبلی میں ترمیم بھی لانی پڑے گی. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. اب چونکہ انہوں نے این ایف سی کا منع کر دیا تھا پیپلز پارٹی نے, لہٰذا حکومت نے یہ سوچا کہ ہم اوپر سے, جیسے اس سال مثال کے طور پر اگلے سال جو ہے وہ ایف بی آر کا ٹارگٹ ہے کچھ 15,000 ارب روپیہ, ٹھیک ہے. وہ تو یہ 15,000 ارب میں سے تقریباً 60% صوبوں کو ملتا ہے, 9,000 ملتا ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 15 میں سے 3,000 نکال دو, اب 12,000 میں سے تم 60% لے لو, تو صوبے کی طرف سے آپ سمجھ لیجئے کہ 1,700 ارب روپے اسینشلی ان کو مل گئے, جس میں سے 800 850 پنجاب کے آئیں گے, 450 سندھ کے ہوں گے, وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے پی اور بلوچستان کے بت ریچ کم ہوتے رہیں گے. تو وہ یہ 1,700 ارب تھے یا 1,200 ارب تھے. اور پھر ایک اور ڈیمانڈ شروع میں ہوتی تھی کہ بسپ جو ہے, جو کہ ایک صوبے کے ذمہ داری ہے لیکن وفاق نے لی ہوئی ہے, وہ بھی آپ صوبوں کو دے دیں. تو اس پہ بھی کچھ بات چیت ہوئی تھی. یہ جو اتنا شیر و شکر بتا رہے ہیں سلیم بھائی, یہ بیچارے مطلب ایک اچھا فیس بھی پیش کر رہے ہیں. سلیم بھائی خود بھی شریف آدمی ہیں اور اچھی بات کرتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ 3 مرتبہ بجٹ ڈیلے ہوا ہے. 5 کو ہونا کا تھا, پھر 8 کو ہونے کا تھا, 10 کو ہونے کا تھا, 13 کو ہوا. این ای سی کی میٹنگ رات کو ڈیلے ہو رہی تھی. تو یہ اتنی ہم آہنگی اور اتنی محبتیں نہیں تھیں کہ جتنی نظر آ رہی ہیں. اور اس کے اندر یہ جو میں جواب لیتی ہوں آپ سے, ہاں, یہ جو بات کی گئی ہے کہ جیسے جی بی کے جب تک انتخابات کے ریزلٹس نہیں آئیں گے جب تک تو ہم بات بھی نہیں کریں گے آپ سے. تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید ان کی یہ سوچ تھی کہ یار اگر ہم کو جی بی کے نتیجے بھی اچھے نہیں ملتے, اور اگر ہم اپنے ایک دوسرے کو کولیشن پارٹنر اتنا ٹرسٹ بھی نہیں کرتے کہ نتیجے اگر ہماری من پسند یا ہماری ایمانداری کے ساتھ یا نہیں ملتے تو ہمارا موقف اور ہو جائے گا. تو وہ بھی ہے. اور ایسنشلی جو بات جو سننے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ دیکھیں یہ پیپلز پارٹی کا والنٹریلی فیصلہ کرنا تھا. ہمارے ہاں والنٹری فیصلے بھی اور کی ایما پہ کیے جاتے ہیں, لیکن کسی وجہ سے اتنا والنٹری پیپلز پارٹی نے نہیں کیا تو جتنا مسلم لیگ چاہتی تھی. تو کوئی خاص خاطر خواہ مسلم لیگ جو چاہتی تھی وہ پیسے نہیں ملے ان کو, نہیں ملیں گے ان کو. اچھا, تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پھر پیپلز پارٹی کو اپنی بات منوانی پڑی اور ان کو ان کی بات مان لی گئی. آپ کچھ کمنٹ کریں گے سلیم بھائی اس کے اوپر؟ نہیں, میں دیکھیں ہر میٹنگ میں موجود تھا. مفتاح, آپ دیکھیں ایسی بات نہ کریں کہ ہم جی بی کا انتظار کر رہے تھے, یہ کر رہے تھے. this was not an issue of bargaining. This was an issue how to solve this problem. This problem was posed to everyone.
It was not only federal government's problem. It was problem for all everyone. तो ये कहना कि जी जीबी थी या हमने सुनी है, ये सब सुनी सुनाई बातें सारी गलत हैं. कोई ऐसी मीटिंग नहीं है जिसमें मैं नहीं था. कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई. इवन द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट मीटिंग आई वाज देयर. कोई ऐसी बात नहीं थी. वी वर ऑल फोकसिंग ऑन हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. एंड कोई ऐसा झगड़ा नहीं था. कोई एनएफसी का इशू नहीं था. वी हैड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड इवेंचुअली वी डिड. तो उसमें मतलब टाइम पीपल्स इसलिए पार्टी लगा की बात मान ली गई. आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी कामयाब रही कि डिविजनल पूल जो नहीं, है दोनों कामयाब रहे. देखें, अच्छा. सिर्फ पीपल्स पार्टी कामयाब नहीं रही, बल्कि मैं कहूंगा कि सारे सूबे कामयाब रहे. इट वाज नॉट ओनली पीपल्स पार्टी बिकॉज अदर प्रोविंसेस वर आल्सो बीइंग कंसल्टेड एट द सेम टाइम. तो ये ऐसी बात नहीं है. वो क्योंकि बाहर रूमर बहुत आ जाती हैं कि जी ये वजह थी. डिले की वजह मैंने आपको बता दी, क्योंकि मुलाकातें नहीं हो पा रही थी और खैबर पख्तूनख्वा भी मान गया. सलीम साहब, क्या खैबर पख्तूनख्वा ने भी तस्लीम कर लिया ये जो डिविजनल? जी, ऑल इवन हम तो बल्कि ये थे कि बलूचिस्तान पे ये बर्डन ना डालें, बट उसके बावजूद बलूचिस्तान ऑल्सो गेव इन के जी ठीक है, अगर हमारा जो शेयर बनता है हम भी तैयार हैं. तो मेरा कहने का मतलब है एक एमिकेबल सेटलमेंट हुआ. इसमें कोई लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था. ठीक है. We were all sitting together to solve this problem. शहबाज, ये जो ज़ाहिर है कि खैबर पख्तूनख्वा ने भी अपने मुतालबात, यानी ठीक है अब सलीम साहब कहेंगे मुतालबा नहीं था या नाराज़ी नहीं थी, लेकिन उनकी तरफ से भी एक मुतालबा था कि आप ये हम इक्तिसादी राब्ता कमेटी में नहीं आएंगे जब तक कि हमारे ये मुतालबे पूरे नहीं होते, हाइडल पावर और ये वो. क्या वो भी अब खैर ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है जो उन्होंने दी है कि भाई वो भी राज़ी हो गए? हमारा कोई मुतालबा नहीं था. मैं आपको नहीं, आपकी तो तरदीद आ गई. मैं देखिए, ठीक. अच्छा, ठीक. दो तीन चीज़ें. एक तो एक प्रपोजल ये चला था. अब ये मुख्तलिफ स्टेजेस हुई ना. अभी तो जो सलीम मानवीला साहब बात करें, बात ये ठीक करें, लेकिन ये बिल्कुल आखिरी स्टेज की बात करें. इसके ऊपर कुछ चीज़ें मैं विद होल्ड कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें मैंने अपनी खबर के लिए भी रखी हुई हैं. अच्छा, तो जो कल छपेगी. बल्कि मेरा दफ्तर मुझे ना पकड़ ले कि तुम ये हर चीज़ बाहर क्या बोलते जा रहे हो. यार तुम्हें ऐसी खबर बनानी होती कि तुम्हें यार छोड़ो यार. मैं आपको प्रोसेस के एंड पे ले जाता हूँ, स्टार्ट से लेके. ये बात यहाँ से शुरू हुई थी कि वो जो पूल है जिसमें सारे टैक्सेस आके जमा होते हैं, उस पूल में से 2 टैक्सेस बाहर निकाल दिए जाए, कस्टम ड्यूटी को और फेडरल एक्साइज ड्यूटी को. उसको जब आप बाहर निकाल देंगे तो उससे जो पूल का साइज छोटा हो जाएगा. वो 57.5% ही रहेगा, लेकिन 57.5% किसका होगा, वो छोटा हो गया. उससे वफाक का मसला हल हो जाएगा. और ये बात नेचुरली ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक्सेप्टेबल थी, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक्सेप्टेबल थी. ऑल्दो पीटीआई को इतनी लिफ्ट नहीं करवाते, आपस में मुज़ाकरात करते हैं. अच्छा, ये तो हो गया पहला स्टेप. इसमें जब एग्रीमेंट नहीं हुआ तो दूसरा स्टेप ये था कि जी ठीक है, चले ये ऐसे ना करें, फिर आप बताएं कि आप पैसे कैसे देते हैं. उसके एक मैकेनिज्म के ऊपर कुछ लेजिस्लेशन की भी बात हुई, क्योंकि ये जो पूल में से पैसा निकालना था ये ऐसे नहीं हो सकता. ये नेशनल फाइनेंस कमीशन है, उसमें या तो चारों सूबे और वफाक बैठे. नेशनल फाइनेंस कमीशन का जो ऑर्डर है, जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर होता है, क्योंकि हर साल आप उसमें एक्सटेंशन हो रही है, उसको अमेंड करते हैं, वो उस पर चीज़ नहीं थी. और जो बात आपने एक खैबर पख्तूनख्वा की कही ना, कल जो मुजम्मल असलम है उसके फाइनेंस एडवाइजर है खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. मुझे नहीं पता वो टीवी चैनल्स पे या नहीं, बट उन्होंने एक बात कही. उनका जो डिमांड हमसे की जा रही है ना, उन्होंने कहा जी अब नंबर 1200 अरब का हो गया. उन्होंने जो डिमांड की जा रही है वो इतनी जेन्युइन है कि इमरान खान साहब भी उसको इनकार नहीं करेंगे. ये कल पीटीआई की तरफ से मैसेज. बिल्कुल ठीक है. अब जो दूसरी जो चीज़ है जिससे तो अभी सलीम साहब ने भी तस्दीक कर दी, उन्होंने भी तस्दीक कर दी. दूसरी चीज़ जो एक है जिसको जो आप फरमा रही हैं कि वो जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की जो मीटिंग है जो कल होने जा रही है इंशाल्लाह, कोई 11 साढ़े 11 का टाइम है, उसमें उनकी शिरकत जो है उनके चीफ मिनिस्टर की, वो लिंक करें 2-3 चीज़ों से. वो कह रहे हैं कि जो एक एक्सेलरेटेड एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान था जिसमें जो फाटा के जो कबायली इलाके मर्ज हुए थे, उसके लिए वफाकी हुकूमत ने हर साल कुछ पैसे खर्च करने थे. ठीक. तो वो पैसे जो उनकी डिमांड थी, कुछ 66 अरब रुपये उन्होंने रखे, खुद 56 कर दिया वफाकी. उन्होंने एक तो इसको रिवर्स करें, एक दो और उनकी इसी तरह की चीज़ें थी, कुछ सड़कों के मसले मसाइल थे, तो वो उन्होंने उससे एक और तीसरा चीज़ उन्होंने कहा कि आप हमारी मीटिंग तो करवा दें, 5 मिनट की करवा दें खान साहब से. अब खान साहब से जिस तरह
आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान से इजाज़त ली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो पीटीआई को भी उनसे इजाज़त ले लेने थे, हमें भी सियासत कर लेने थे। उसके लिए फिर नहीं मानी वो गवर्नमेंट। तो एक ब्रॉडर पॉलिटिकल क्वेश्चन है, जो मुफ्ती इस्माइल साहब सियासी अब शख्सियत ज़्यादा है तो ये बेहतर जवाब देंगे। लेकिन जो इस फंडामेंटल जो बॉटम लाइन है, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की कल मीटिंग हो ही इसलिए रही है कि कुछ चीज़ें उसमें तय पा गई हैं उससे पहले। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये डेवलपमेंट तो अच्छी है, लेकिन चैलेंजेस क्या हैं मिफ्ता साहब? देखिए, दो तीन बातें। एक तो ये है कि सूबों से जो पैसे मांगे जा रहे हैं 1700 अरब रुपए, तो इस साल सूबों का सरप्लस जो है वो 1700 अरब रुपए है। तो ये नहीं है कि आपसे वो पैसे मांग रहे हैं कि आप किसी को खर्चा कम हो जाएगा, ठीक है, आपको तो अगले साल और पैसे मिलेंगे। और सूबों के पास वाफर पैसे हैं, कोई जहाज़ खरीद रहा है, कोई लॉन बनवा रहा है करोड़ों रुपए के, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब सूबों के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। वफाक के पास भी पैसा है। ये बात भी मैं बताता चलूँ, हर साल जब से एनएफसी पास हुआ है, वफाक का खर्चा भी जो है वो इन्फ्लेशन से तेज़ी से बढ़ता है और सूबों का खर्चा तो इन्फ्लेशन से बहुत तेज़ी से बढ़ता है। सिर्फ जो फंसते हैं वो पाकिस्तानी अवाम हैं। तो आपने 40% टैक्स लगा दिया, 38.15% नौकरी पेशा लोगों पे, आपने 60% बिजनेसेस पे लगा लिया है। हम बच्चे का दूध खरीदते हैं उस पर टैक्स है, हम चाय खरीदते हैं हर चीज़ पे टैक्स है। हाँ, बिल्कुल। तो अब इतना इन्होंने टैक्स कर लिया, लेकिन क्योंकि अखराजात नहीं कम करने, इसलिए अब ये थोड़ी सी ज़्यादा वो हो गई है। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं कि अब कुछ स्टेटिक चीज़ें हैं, उस जो अखराजात हैं, तो मेरे ख्याल से इस वक्त कोई मना नहीं करेगा, गिवन वट एवर। पीटीआई भी अब कभी कभी आपको पता है कि कन्फ्रंटेशन मूड में होती है, लेकिन कभी कभी कंसिलेटरी मूड में भी होती है। तो वो मेरे ख्याल से अल्लाह ने चाहा तो अच्छा हो जाएगा। पॉलिटिकल इकोनॉमी, सो हर चीज़ जो है वो पॉलिटिक्स के साथ डील की जा रही है सब तरफ से। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जीबी के इलेक्शन की वजह से कोई उसमें वो नहीं थी। मुझे बड़ी खुशी हुई। इसकी तरदीद तो कर दी है मानवी वाला साहब, बड़ी खुशी हुई। मानवी वाला साहब ने इसकी तरदीद की है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे ये सुन के बड़ी खुशी और बिल्कुल मानवी वाला साहब, इसके ऊपर मैं आपका जवाब लेती हूँ। मुझे तो खुशी हुई, बड़े जय्यद रिपोर्टर्स जो थे वो भी ये बात कर रहे थे। मतलब अगर ये आपको लगता है अगर ये बार्गेनिंग तो यकीन है इस बात का, लगता नहीं है। ऑफ कोर्स, तो ये पॉलिटिकल बार्गेनिंग, पॉलिटिकल पार्टियां आज मेज पे बैठ के करती हैं, बार्गेनिंग करें पॉलिटिकल पार्टीज, वो जरूर अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके इत्तेहादी एक दूसरे के ऊपर इतना भी यकीन नहीं रखते, या इलेक्शंस के रिजल्ट्स पे हम इतना भी यकीन नहीं रख सकते, क्योंकि एक मरतबा बिलावल भुट्टो साहब की स्पीच में उन्होंने नेशनल असेंबली में कहा है कि ना हम आरटीएस की पैदावार हैं, ना हम फॉर्म 47 की पैदावार हैं। तो वो इन दोनों चीज़ों को मायूब समझते हैं। अब गिलगित बल्तिस्तान में तो वही बात आ रही है ना इनके वहाँ पे फॉर्म 47 आया, 6 जो भी है, मतलब ये, लेकिन बात यही आ रही है, ठीक है। अच्छा, मैं इसके जवाब लूंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, नहीं बिल्कुल, आप जो भी कह रहे हैं आपकी बात, जो मेरी गुजारिश है, मैं तो सलीम भाई की बात तस्लीम करता हूँ कि ये गिलगित बल्तिस्तान की बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे रिपोर्टर्स, जयद रिपोर्टर्स जैसे कि शहबाज राना, ये सब ये कह चुके हैं कि यार इसके बाद बात हुई है, जीबी के बाद मशरूत था ये। अच्छा, ये ऐसा अच्छा जी आप बोल रहे थे। हाँ, आपको पता है पहली मीटिंग प्रेसिडेंसी में हुई थी, फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन प्रेसिडेंसी। चारों चीफ मिनिस्टर वहां मौजूद थे। एवरीबडी वाज, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सब मौजूद थे जब ये डिस्कशन शुरू हुई। और उसमें दो डिस्कशंस थी। एक डिस्कशन थी द वॉर सिचुएशन and how at that time the war was on the peak. उसमें वो डिस्कशन हुई और हमारी बजट पे डिस्कशन हुई, और हमें इमीडिएट जो रिलीफ देनी थी, सब्सिडी देनी थी, उस पे डिस्कशन हुई। अच्छा, उस दिन और आज कल की मीटिंग तक एवरीबडी वाज ऑन बोर्ड। ये जो एक तासुर फैलाया जा रहा है ना कि जी आइसोलेशन में मीटिंग्स हो रही थी और मगर हो सकता है सलीम साहब आपकी बात, लेकिन जो हमने देखा वुज़रा के बयानात, फिर बिलावल साहब जिस तरह से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, हाँ देखें वो एक अपनी जगह है। मैं सिर्फ बजट रिलेटेड बात कर रहा हूँ। ठीक बात कि बजट की जो कंसल्टेशंस शुरू हुई थी वो इवेंचुअली कल रात को कंक्लूड हुई। ठीक, एंड nowhere I saw कि one province is bargaining on one issue, other province is bargaining, federal government is bargaining. Everybody collectively were looking for a solution. अच्छा, यानी कोई इसके ऊपर eventually we found that solution. राइट। सर मैं छोटी सी ब्रेक ले लूँ। आपने कहा बड़ा अमिकेबली ये हो गया, बड़े सुलह सफाई के साथ सब मामला हुए, हुआ क्या है
ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लोगों के लिए क्या होगा। और ब्रेक के बाद हम इसी पे बात करेंगे कि आवाम को क्या मिलना है इस बजट में से। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सलीम साहब, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि आवाम के लिए क्या है। पहला तो ये आपने कहा कि स्ट्रेटजिक मामलात की वजह से वफाक को ये पैसे लेने थे, जिसके ऊपर अब तमाम सूबे जो हैं वो राज़ी हो गए हैं, और कुछ उसमें ज़ाहिर है कि वफाक के अपने अखराजात भी थे। यही मेन वजह थी कि पैसे चाहिए थे वफाक को। और दूसरा, क्या टैक्सेस मज़ीद लग रहे हैं ख़ास करके तनख्वाहदार तबके के ऊपर? टू माई नॉलेज कोई टैक्सेस नए नहीं लग रहे। अच्छा, इट्स अ गुड और न्यूज़। मैं आपको बताऊं कि अगर पाकिस्तान को थ्रेट है ना, तो हम सबको थ्रेट है ना, आसमा इन दी एंड। तो अगर पाकिस्तान है तो हम हैं। अगर पाकिस्तान की थ्रेट के लिए हम इकट्ठा नहीं होंगे तो किस चीज के लिए होंगे? तो दिस इज द मेन कॉज फॉर गेटिंग टुगेदर ऑन द बजट। और अच्छा, आप कह रहे हैं कि टैक्सेस जो है वो भी अब नए नहीं लगेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये जो ताजरों की नई स्कीम आई है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? ये पहले खैर मिफ्ता साहब ने इंट्रोड्यूस ताजिर तो करवाई कोई थी। टैक्स देते नहीं है ना असमा, ताजिर हाँ। तो कोई टैक्स देता ही नहीं है इस मुल्क में। आप खुद कहते हैं सैलरी वाले कि हम टैक्स ताजरों से ज्यादा देते हैं। दुनिया में कहीं नहीं होता दुरुस्त बात। कि सैलरी क्लास जो है वो ताजरों से ज्यादा टैक्स दे। किसी मुल्क की आप एग्जांपल ले लें। तो ये तो एक प्रॉब्लम है, ये आज का नहीं है, पिछले 10 साल से 15 साल से तो मैं देख रहा हूँ एवरी बजट में ये प्रॉब्लम है कि ताजिर को टैक्स देता ही नहीं है, वो तैयार ही नहीं है कोई टैक्स देने के लिए। तो अब ये हो जाएगा तो ताजरों का, मतलब अब ये दे देंगे इस कहीं तरह जाके तो ये 25,000? चीज रिजॉल्व होनी है। जी जी, तो ये रिजॉल्व हो जाएगी अब, इसका मतलब ये तो बड़ा मुश्किल हमेशा से रहा है। मिफ्ता साहब, आपने कोशिश की थी ये, लेकिन फिर मुझे याद है एक ट्वीट आया था जिसके बाद कहा था कि ये मत करें। नहीं, ट्वीट से तो बहुत पहले बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। हाँ। वो तो ट्वीट तो आखिर में उसके लिए आया था, पब्लिक कंजम्पशन के लिए। लेकिन देखें ना, यही चीज़ मैंने 3 साल पहले करी थी, 4 साल पहले, जिसमें 36,000 रुपये ले रहे थे हम दुकान से। आज ये 25,000 रुपये ले रहे हैं, इतनी महंगाई के बाद। वो 36,000 रुपये आज लाख रुपए के बराबर है। और उसके अंदर भी आपने वही चीज़ करी जो मिफ्ता इस्माइल ने 4 साल पहले की। चलो खैर कोई बात नहीं, दे रहा है, दुरुस्त है। और मेरी जो स्कीम थी उसको तो इन्होंने ही गिराया था ना, मुस्लिम लीग वालों ने, मुस्लिम लीग के बुजुर्गों ने, लोगों ने गिराया था। खैर एनीवे, तो पॉइंट इसके ये सही है, ये एक स्टेप इन द राइट आपने तो डायरेक्शन। बिलों के जरिए से किया था, अभी तो ये एक बात, पैसे तो लेने थे ना, मतलब लेने ठीक थे, है, वो तो हर आप महीने वो तो आप 3,000। हाँ। तो खैर एनीवे, लेकिन ये एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है, मैं ये कहता हूँ। लेकिन मैं ये चाहता था कि जब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग बैठती तो कितना अच्छा ही होता कि अगर वो कहते हैं कि यार सिर्फ सूबे और वफाक आपस में एक दूसरे की बातें ना करते कि तुम्हारे पास कितने पैसे हो, मेरे पास कितने पैसे हो, इसकी बंदरबाट ना होती, बल्कि ये कहते हैं कि यार हम ये जो नौकरी पेशा लोग हैं इनसे हम 38% टैक्स लेते हैं, इनका टैक्स रिलीफ कर दें। या जो मोटरसाइकिल में जो बेचारा रोज़ 1 लीटर पेट्रोल भराता है और वफाक उससे 150 रुपये से ज़्यादा टैक्स और लेवी की मद में लेती है, उसको थोड़ी सी ब्रेक दे दो। ये कितनी अच्छी बात होती कि वो थोड़ा सा कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दो, या थोड़ा सेल टैक्स कम कर दो, या कम से कम दूध पे और ग़िज़ा की चीज़ों पे तो टैक्स कम कर दो। लेकिन ये हमारी सियासत का अलमिया है कि जब सियासी लीडरान बैठते हैं तो ये अपने वसाइल की, एक दूसरे के वसाइल की बात करते हैं। शहबाज राना साहब ने 2 दिन पहले ये ट्वीट किया था, जिसमें इन्होंने बताया, एहसन इकबाल को कोट करते हुए, कि 87 अरब रुपया, ये खतीर रकम है, छोटी रकम नहीं है, 87 अरब रुपया जो मेरे और आपके टैक्सों से लगता है, शहबाज राना के टैक्सों से लगता है, सलीम मांडवी वाला साहब के टैक्सों से लगता है, वो टैक्स एहसन इकबाल ने कहा कि ये हमने MNAs को देने का रखा है, ये कॉस्ट ऑफ कोएलिशन है। ये उनके अल्फाज हैं। तो आप हमारे पैसों से जब 87 अरब रुपया आप अपनी सियासी कॉस्टों पे दे रहे हैं, तो यार हम बड़ी मेहनत से पैसे कमाते हैं। पाकिस्तानियाँ यहाँ पे 29% पाकिस्तानी गुर्बत के नीचे है। यहाँ पे पाकिस्तानी को 29% मेरे और आपके जैसे पाकिस्तानी को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है। पाकिस्तान में आज 20 साल में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। तो मैं ये चाह रहा था कि जब ये बड़े बड़े सियासी लीडरान जो बड़े बड़े ओहदों पे हैं, जिनको हम लोगों ने हवाई जहाज दे रखे हैं, कि जब बैठे तो कभी आवाम की भी तो बात करें ना, खाली ये कि तुम्हारे को कितना पैसा मिलेगा और मुझे कितना पैसा मिलेगा, यही बात करके खत्म कर देंगे। और आवाम के लिए इस बजट में कुछ है। एक तो खैर अच्छी खबर बता दी सलीम मांडवी वाला साहब ने कि कोई नया टैक्स नहीं लग रहा, लेकिन नहीं लग रहा, लग रहा है। देखिए, अच्छा, आपका वो तो कह चुके हैं, सॉरी। IMF के साथ दो तीन चीज़ें। पहले तनख्वाहदार तबके की बात कर रहे हैं
क्योंकि जो सबसे ज़्यादा तकलीफ में है तनख्वाहदार तबका ताजरों से 6 गुना ज़्यादा टैक्स देता है। जो पिछले साल तक 600 अरब रुपए से ज़्यादा तनख्वाहदार तबके ने टैक्स दिया था, जिसमें गालिबन आप भी शामिल है, जिसमें वन ऑफ द हाईएस्ट। जी अब अगर अच्छा आपके ऊपर तो नजर करम रहती है ना खास तो जो टैक्स में रिलीफ आ रहा है कुछ क्लास के लिए, तो जब उनको सैलरीड क्लास के लिए जब वो टैक्स देते हैं उनको बाद पसीना आता है, तो उसको पूछने के लिए टिश्यू के बराबर आपको थोड़ी सी रिलीफ भी मिल जाएगी। 2-3 प्रपोजल जो सैलरीड क्लास के लिए लाइकली हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं आ रहा। अगर आपकी माहाना आमदन को 1,83,000 रुपया है, उससे ऊपर रिलीफ आ रहा है। अच्छा मैं उसको सिग्निफिकेंट कह के गवर्नमेंट को खुश नहीं करना चाहता क्योंकि वो सिग्निफिकेंट है नहीं, बट देयर इज अ रिलीफ। एक तो ये बुनियादी यानी 2.25 लाख जिसकी तनख्वाह है उसके लिए रिलीफ है, उसके लिए रिलीफ अगर उससे ज्यादा है, क्योंकि इससे जो नीचे वाली तनख्वाह थी 1 लाख रुपए वाले के लिए, उससे गवर्नमेंट ने पिछले साल कुछ कर दिया, थोड़ा बहुत कर दिया था, चलें कर दिया। हाँ। अब इसके बाद जो सबसे ज्यादा चीज़ हम सबको हिट करती है ना, उसमें यह है कि जब आपकी माहाना आमदन इस वक्त, अगर आज आपकी माहाना आमदन 3,42,000 रुपया है, तो उसके ऊपर 35% टैक्स है, और उसके ऊपर 35% टैक्स के ऊपर सबसे ज्यादा टैक्स देने के ऊपर 10% जुर्माना है। अब 9% अब 9 हो गया। तो उसका जो उसका रिलीफ है वो ये होगा कि अब ये 3,42,000 रुपये से बढ़ाकर उसको ये लेके जा रहे हैं 5,84,000 रुपये पे। ठीक है तो 70 लाख रुपए सालाना रफली। वहाँ पे ये ख्वाहिश है हुकूमत की, IMF मानती है, ये नहीं मानती। IMF इस हद तक तो मान गया कि 4,67,000 रुपये तक ले जाओ। अब 4,67 से 5,83 तक का जो सफ़र है वो हो जाएगा, उम्मीद तो है वो होगा। दैट्स अ गुड स्टोरी। दूसरा इसके अंदर पेंशन्स और उसमें कितना इजाफा मुतवक्के है, इम्कान ये चीज़ें आखिर में होती हैं। उसमें तो एक स्टेज पे ये भी बात हुई थी कि जी सूबों ने कहा कि ठीक है आप इतना कुछ हमसे मांग रहे हैं, तो फिर आप तनख्वाह में इजाफा ना करें, हम भी नहीं करेंगे, आप करते हैं तो हमें भी करना पड़ता है। पर शायद वो ना हो, कोई 8-10% इनको तनख्वाह में इजाफा मिल जाए, और पेंशन में भी गालिबन 7.5% के आसपास की बात हो रही है। बट जो असल जो टैक्सेस की बात कर रहे थे सलीमानी वाला साहब, ये तो हमने लिख के दे दिया ना IMF को कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो अब तक 2 सालों में बहुत बुरी तरह नाकाम हुआ है टैक्स इकट्ठा करने में। FBR ने मिस आसमा 2 सालों में जो हदफ से काम इकट्ठा किया है ना टैक्स, वो 2,200 अरब रुपए है। तो आज अगर घुटने टेक रहा है ना वफाक सूबों के सामने, उसके अगर किसी को एक को कसूरवार इदारे को ठहराएंगे वो FBR है। बिल्कुल, ये इतनी बड़ी, और उसकी कीमत आपको हमें और पेट्रोलियम लेवी में भी देनी पड़ रही है, पे करनी पड़ रही है। पेट्रोलियम लेवी में भी देनी पड़ी और इधर भी देनी पड़ रही है। जी सलीम साहब, एक चीज सिर्फ क्लैरिफाई कर दूं, IMF के कहने के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट ने 215 अरब रुपए के टैक्सेस लगाए। मैं आ रही हूँ आपके पास, आपकी आवाज नहीं आ रही। और सूबों ने 430 अरब रुपए के इजाफी। अच्छा जी सलीम साहब जी। देखें, ये जो हम FBR को ब्लेम करते हैं ना, मिफ्ता इस्माइल भी इससे मेरे साथ एग्री करेंगे। किसी दुनिया में टैक्स कलेक्शन को कोई टारगेट नहीं दिया जाता। ये हमारा वाहिद मुल्क है जो हम FBR को बुला के कहते हैं तुमने ये टारगेट करना है इस साल। जब आप उसको एक टारगेट देंगे कि तुमने ये करना है और तुम बोलोगे तुम करोगे, नहीं भी कर सकते हो तो तुम बोलो तुम करोगे, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि ये शॉर्टफॉल जो शहबाज राना कह रहा है ये नहीं आएगा? ये तो आप पूरे 10 साल के एनालिसिस कर लें शहबाज राना, हर साल आपका शॉर्टफॉल है। कौन सा साल मुझे निकाल के बता दें जिसमें शॉर्टफॉल नहीं? और यही इंपॉर्टेंट बात है कि इसको करना कैसे। जब आप रेवेन्यू को ये कहेंगे कि तुम ये रेवेन्यू कलेक्ट करोगे, तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तुम करोगे, तो ये तो होना ही होना है डे 1 से। इट्स अ नॉन स्टार्टर। और मैं अभी से बता देता हूं, नेक्स्ट ईयर आपका, इस साल आपका 860 बिलियन हुआ है या पता नहीं 700 बिलियन हुआ है, नेक्स्ट ईयर आपका 1 ट्रिलियन होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं। फॉल्ट है जी, बिल्कुल सही बात है। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, उसके बाद बात करेंगे। सोलर के ऊपर भी IMF है कि टैक्स लगा दे, वो होगा कि नहीं, ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब बिल्कुल आखिरी कुछ मिनट्स हैं तो हम सोलर की भी बात कर रहे थे शहबाज। लोगों को बड़ा इंटरेस्ट है कि सोलर पे भी लगेगा टैक्स या नहीं लगेगा। अभी मांडवी वाला साहब से पूछेंगे, क्या इत्तलात है आपके पास? मेरा ख्याल है कि सोलर के ऊपर शायद कोई चेंज ना करें, क्योंकि पिछले दफ़ा 10% लगा दिया था इन्होंने, 18 किया था, 18 के बाद फिर 10 कर दिया था। हाँ। बट वो शायद को बहुत ज़्यादा उस पर तब्दीली ना आए, क्योंकि और IMF की जो बाकी मुतालबे हैं पेट्रोलियम मैं कोई बात बताऊं, जो ये स्पेसिफिक जो प्रोजेक्ट होते हैं ना प्रपोजल, ये IMF ने इनको देता, ये IMF के पास जाते हैं। जैसे नेट मीटरिंग खत्म करने की बात IMF ने नहीं की थी, वो ये IMF के पास गए थे जी कि अब नेशनल ग्रिड से डिमांड कम हो रही है तो हम ये करने जा रहे हैं। अभी भी जो ये 2 पार्ट का जो इंडस्ट्रियल टैरिफ का प्रपोजल है, जहाँ पे फिक्स चार्जेस बढ़ाना चाहते हैं, ये IMF के पास गए थे बताने के लिए कि हम ये करना चाह रहे हैं। अच्छा, एक और जो चीज़ थोड़ा सा जो सलीम मांडवी वाला साहब ब्रेक से पहले FBR के टारगेट्स की, मैं मिफ्ता इस्माइल साहब के कहने में ज़रा सॉफ्ट अल्फाज में इसको ये कहूँगा, ये किसी भी चेयरमैन FBR के पास ये इख्तियार होता है, ये चेयरमैन हो या इनसे पहले वाले हो, कि वो जब टारगेट सेट होता है तो वो कह दे कि मैं नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अगर या गवर्नमेंट इनको टारगेट देती है, इसका एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि जब अहदाफ हासिल नहीं होते ना, अहदाफ जब हासिल कह रहे हैं कि क्या बातें कर रहे हैं आप? देखिए सूबों के पास क्या बातें कर रहे हो यार, किसकी बजा लेके करें ना सर, क्या होगा, ज़्यादा चेयरमैन चेंज हो जाएगा, यही होगा ना। नहीं, आप क्या बातें कर रहे हैं यार, नौकरी तो करनी है ना उसने। अच्छा देखें, इसमें FBR के टारगेट ना मीट होने में असल गलती जो है वो हुकूमत की है या शहबाज साहब की है, क्योंकि वो वज़ीर आज़म है, कि आपने इकनॉमिक ग्रोथ नहीं करी। ये 4 साल की जो इकनॉमिक ग्रोथ है, पर कैपिटा GDP ग्रोथ, ये पाकिस्तान की तारीख में कम तरीन 4 साल निकले, बुरे तरीन 4 साल निकले। अगर 4 साल आप बुरे तरीन निकालते हैं जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, बैरूनी सरमायाकारी भी कम तरीन है और पाकिस्तान की टोटल सरमायाकारी कम तरीन सतह पे हो, अगर सरमायाकारी नहीं होगी तो कहाँ से टैक्स आएगा? अगर आपकी अब क्या करेंगे? अब तो नया टारगेट आ गया है कि पता नहीं कितने, सलीम भाई की जो बात है, अल्लाह करे टारगेट पूरा हो जाए। थोड़ी सी जिसारत कर लूं, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना है, सिर्फ ग्रोथ एक फैक्टर नहीं होता, सिर्फ ग्रोथ फैक्टर नहीं होता, महंगाई और ग्रोथ मिला के टोटल नंबर बनता है 14%। ठीक है, टैक्स कलेक्शन 10% से बढ़ रही है, इसका मतलब है कि जो नॉमिनल ग्रोथ है उससे भी कम टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है। जी सर, योर कमेंट, और साथ में ये भी बता दें कि सैलरीज में इजाफा होगा कि नहीं। देखें, पूरी कोशिश है कि सैलरी में इजाफा हो, और जो आप टैक्स के रेट्स की बात कर रहे थे पहले, शहबाज आपको बता रहा था, वो भी बात काफी हद तक सही है। बट मैं इस वक्त बजट की चीजें बताना नहीं चाहता, नहीं तो इट डजंट लुक प्रॉपर। मतलब 2 दिन में सबके चीज है, बट इन दी हालात जो इस वक्त हैं मुल्क के, उसमें आई थिंक रिलेटिवली द बजट विल बी ओके, मतलब नॉट बैड। मतलब जाहिर सी बात है, अगर आप ये पूछना चाह रही हैं कि जी लोग खुश होंगे इस बजट से, तो जाहिर सी बात है उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे लोग खुश होंगे। और बजट 12 तारीख को ही पेश हो रहा है सर? बुरी नहीं है। हाँ, बजट 12 को ही पेश हो रहा है, 12 तारीख को ही पेश हो रहा है जी, इंशाल्लाह। इससे आगे तो नहीं जा रहा। ठीक, आप क्या कह रहे थे? नहीं, आप कोई वजह नहीं है, अब तो बेसिकली प्रोसेसिंग टाइम, उसकी प्रिंटिंग होनी है, उसकी काफी सारी चीजें होनी होती है, पता है आपको, उसमें टाइम लग रहा है, बट दैट्स अबाउट इट। एडमिनिस्ट्रेटिव 12 डिले है अब। ठीक, अब 12 को बजट खैर आ जाएगा। देखिए, जो अबैन जो चीज़ करने की चाहिए हुकूमत को, वो ये है कि IMF आपको कहता है कि एक मखसूस खसारा होना चाहिए, इससे ऊपर ना जाओ। अगर आप अपने अखराजात बढ़ाते रहेंगे तो फिर आपको टैक्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तो फिर ये मजबूरी है, फिर लोगों के ऊपर बोझ करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने हमारे मेहमानों बात सुनी है। पाकिस्तान का जो बजट आने वाला है 2026-27 का, उसका लेआउट क्या है, उसका अंदाज़ा आपको हो गया होगा। ये सबने कहा है कि नए टैक्सेस नहीं है, अल्लाह करे ऐसा ही हो, अच्छे सैलरीज़ में इजाफा हो, इन्फ्लेशन में कमी के लिए कम से कम लोगों को थोड़ा सा हौसला मिले। प्रोग्राम भी आपने देखा, गुफ्तगू भी सुनी, फैसला आपका।